क्या कर रहे हो आप? ये सवाल उस दिन दिल्ली की सड़कों पर गूंज रहा था, जब सरकार के दरवाजे पर बैठे छात्रों पर लाठियां चलीं। लेकिन यहां तक बात पहुंची कैसे? कहानी शुरू होती है 6 जून 2026 से, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन शुरू होता है। शुरुआत में यह बाकी धरनों जैसा ही था, कुछ बैनर, एक छोटा सा मंच और जमीन पर बैठे कुछ लोग। लेकिन 22 दिन बाद 28 जून को इसमें एक बड़ा मोड़ आता है, जब एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इस प्रदर्शन से जुड़कर भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। ये मोड़ क्यों था, इसे समझिए। आम धरनों में जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, गर्मी बढ़ती है, लोगों को अपने काम पर लौटना होता है, भीड़ घटने लगती है और प्रदर्शन दब जाता है। लेकिन भूख हड़ताल का गणित उल्टा है। जितने दिन बढ़ते हैं, दबाव उतना बढ़ता है। जब लोग रोज एक इंसान को कमजोर होते देखते हैं, तो जनमत करवट लेने लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई के मध्य तक वांगचुक की हड़ताल 2 हफ्ते पार कर चुकी थी और सरकार के सामने एक असहज सवाल खड़ा हो गया। सरकार की दुविधा साफ थी, वांगचुक को ऐसे छोड़ नहीं सकते थे। अगर एक पुरस्कार विजेता एक्टिविस्ट को राजधानी में कुछ हो जाता, तो ये दाग सरकार का पीछा कभी नहीं छोड़ता। जबरदस्ती हटाने पर एक शांत बुजुर्ग व्यक्ति के साथ सख्ती की तस्वीरें लोगों को और भड़का देती। और मंत्री का इस्तीफा? रक्षा मंत्री ने खुद कथित तौर पर कहा था, यह एनडीए की सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते। फिर आता है 15 जुलाई। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर होती है कि वांगचुक की हालत गंभीर है और मेडिकल हस्तक्षेप जरूरी है। ध्यान देने वाली बात, रिपोर्ट्स के अनुसार यह याचिका न परिवार ने डाली, न प्रदर्शन संगठन ने, बल्कि एक निजी वकील ने, जिनका वांगचुक से सीधा कोई संबंध नहीं बताया गया। सोशल मीडिया पर तुरंत दावा होने लगा कि यह याचिका सरकार ने करवाई है। लेकिन यहां स्पष्ट रहना जरूरी है, इसका कोई पुष्ट लिंक सामने नहीं आया। यह एक आरोप था, प्रमाण नहीं। 16 जुलाई को कोर्ट का आदेश आता है, मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। पर इस आदेश में कई रिपोर्ट्स के मुताबिक न फोर्स फीडिंग की बात थी, न प्रदर्शन स्थल से हटाने की। लेकिन जैसे ही यह आदेश आया, काम गोली की रफ्तार से होने लगा। सफदरजंग को नोडल अस्पताल बनाकर वांगचुक की सुबह शाम निगरानी शुरू हो गई। और इसी बीच 17 जुलाई को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कार्यकाल के बीच में हटा दिया जाता है। उनकी जगह आईबी के एक स्पेशल डायरेक्टर को कमिश्नर बनाया जाता है। किसी कमिश्नर को इस तरह अचानक हटाया जाना सामान्य नहीं होता। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाया कि यह सब वांगचुक को हटाने के लिए हो रहा है। यह उनका आरोप था। नए कमिश्नर की पूरी जिंदगी ऐसे ही खुफिया ऑपरेशन बनाने में गुजरी थी। और कमिश्नर बनते ही उसी रात एक मीटिंग में वांगचुक को जंतर मंतर से उठाने का प्लान बनता है। यह प्लान था क्या? प्रदर्शन स्थल पर हर जगह सर्विलांस कैमरे लगे थे। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भीड़ के बीच घूम रहे थे। हर मेंबर का रूटीन फॉलो किया जा रहा था। कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब मंच पर भीड़ कम रहती है। इसी निगरानी से पता चला कि सुबह करीब 6 बजे एक छोटी सी विंडो होती है, जब मंच पर वांगचुक के आसपास सबसे कम वॉलंटियर होते हैं। यही समय चुना गया। ऑपरेशन को सीक्रेट रखने के लिए न्यू दिल्ली जिले के थानेदारों को रात में मैसेज गया कि सुबह पार्लियामेंट की एक ड्रिल है, इसलिए 10-10 पुलिस वाले लेकर पहुंच जाना। इसी बीच वांगचुक ने भी एक वीडियो डाली कि 20 जुलाई को सब पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। सुबह 3 बजे जब पुलिस वाले पहुंचे, तब उन्हें असली प्लान बताया गया। कोई ड्रिल नहीं, वांगचुक को उठाना है और यह पूरा काम 30 सेकंड में करना है, ताकि कोई फोटो या वीडियो ना ले सके। पूरे ऑपरेशन को मिलिट्री स्टाइल 3 लेयर में बांटा गया। सबसे अंदर डॉक्टर जैसे कपड़ों में एक टीम, जिसे सफेद चादर से दीवार बनाकर उसी के पीछे पूरा काम करना था। प्लान था 30 सेकंड, लेकिन लगे 2 मिनट से ज्यादा। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि इस दौरान झड़प हुई और फोन छीने गए। यह प्रदर्शनकारियों का पक्ष है। सुबह वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल के 8वें फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। प्रदर्शन स्थल पर बैरिकेड लग जाते हैं, बिजली काट दी जाती है और घंटे भर मोबाइल नेटवर्क बंद रहता है। अब एक विवाद जो सबसे संवेदनशील है और जिसे हमें आरोप की तरह ही रखना होगा। वांगचुक की पत्नी ने दावा किया कि अस्पताल में बताया गया पोटेशियम स्तर 2.9 संदिग्ध है। उनके अनुसार उससे पहले और बाद के टेस्ट सामान्य रेंज में थे और यह आंकड़ा बाद में रिपोर्ट से हटा दिया गया। यह उनका दावा है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं। परिवार का कानूनी तर्क यही था कि कोर्ट ने सिर्फ मेडिकल मॉनिटरिंग की अनुमति दी थी, अस्पताल में जबरन शिफ्ट करने की नहीं। इसीलिए उनके मुताबिक यह कार्रवाई गैरकानूनी थी।
लेकिन सरकार ने सोचा था कि मामला शांत होगा, हुआ उल्टा। अगले दिन जंतर मंतर पर भीड़ 3-4 गुना बढ़ गई। 19 जुलाई को सबसे बड़ा ट्रिगर बना। सफदरजंग से वांगचुक का एक हाथ से लिखा नोट बाहर आता है, जिसमें उन्होंने इसे अपनी गैरकानूनी हिरासत बताया और 20 जुलाई को संसद तक मार्च की अपील की। और यहीं से मोबिलाइजेशन विस्फोटक हो गया। प्रदर्शन संगठन की सोशल मीडिया पहुंच बहुत बड़ी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 लाख साइन अप और सैकड़ों यूट्यूबर लोगों को मार्च के लिए बुला रहे थे। स्टूडेंट यूनियनें, एसएफआई, आइसा, एआईएसएफ साथ थीं, जिनका डीयू, जेएनयू, जामिया हर कैंपस में बेहद मजबूत नेटवर्क है। और सबसे बड़ी बात, 23 लाख छात्रों ने नीट का एग्जाम दिया था। 23 लाख परिवार, यानी करोड़ों लोग, जिनके लिए यह सिर्फ राजनीति नहीं, अपना भविष्य था। कई विपक्षी दलों के कैडर भी जुड़ गए। पुलिस को अंदाजा हो गया कि अगला दिन आसान नहीं। धारा 163 के तहत भीड़ को गैरकानूनी घोषित किया गया, दिल्ली के बॉर्डर सील किए गए और न्यू दिल्ली जिले को 15 सुरक्षा जोन में बांट दिया गया। कुछ जगह मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ प्रदर्शनकारियों ने बिना इंटरनेट चलने वाले ऑफलाइन ब्लूटूथ ऐप्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। चेहरा पहचानने वाले एआई कैमरे भी प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए ताकि हर प्रदर्शनकारी की पहचान हो सके, जिन पर बाद में कोर्ट में याचिका भी दायर हुई। फिर आता है 20 जुलाई। एक तरफ महीने भर से बैठी भीड़, दूर दूर से आए लोग, दूसरी तरफ हफ्तों से तैयारी करती राज्य मशीनरी। और सवाल बस इतना था, पहले कौन झुकेगा? इसी बीच जंतर मंतर पर पत्थरों से भरा एक ट्रक खड़ा मिलता है। प्रदर्शन संगठन ने आरोप लगाया कि यह उन्हें पत्थरबाजी के केस में फंसाने के लिए है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक वह ट्रक कुछ दिन पहले पुलिस ने ही जब्त किया था। सुबह मार्च शुरू होता है, लेकिन नेतृत्व बिखरा हुआ था। वांगचुक अस्पताल में, बाकी नेता अलग अलग जगह। एक लीडरलेस भीड़ अलग अलग दिशाओं से संसद की ओर बढ़ने लगी। करीब 11 बजे बैरिकेड टूटने लगते हैं, भीड़ आगे बढ़ती है और यहीं पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। यहां संतुलन जरूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार संसद मार्ग थाने की जनरल डायरी में आंसू गैस और अन्य राउंड दर्ज किए गए और यह कार्रवाई एक डीसीपी रैंक अधिकारी के आदेश पर हुई। प्रदर्शनकारियों और कई वीडियो में अत्यधिक बल और महिलाओं के साथ बदसलूकी के गंभीर आरोप लगे। ये आरोप हैं, इन पर विवाद और जांच जारी है और पुलिस का पक्ष इनसे अलग है। किसी भी गंभीर आरोप को हम यहां प्रमाणित तथ्य नहीं कह रहे। अब असली सवाल पर आते हैं, जिस पर लगभग हर पक्ष सहमत है। इस भीड़ में बाहरी तत्व थे या विपक्ष के लोग, यह बहस चलती रहेगी, लेकिन इसमें वे छात्र और युवा भी थे जिनकी शिकायतें बिल्कुल असली हैं। एक गरीब छात्र के लिए इस एग्जाम के अलावा गरीबी से निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन पेपर लीक बार बार होते हैं और पैसे रसूख वाले लोग उनका हक मार लेते हैं। अगर यूपीएसएससी का पेपर लीक नहीं होता तो इसका मतलब देश के पास वह व्यवस्था मौजूद है जिससे लीक रोका जा सकता है। फिर नीट और एसएससी में क्यों? ये क्षमता की नहीं, नियत और लापरवाही की कमी है। और एक पेपर लीक की कीमत, री एग्जाम, यात्रा, कोचिंग, बर्बाद हुआ वक्त अरबों में जा सकती है। छात्रों की मांग बड़ी नहीं थी, बस इतनी कि उनकी मेहनत के साथ इंसाफ हो। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार उतना ही जरूरी है जितना कानून व्यवस्था। सरकार के पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि बाहरी तत्व घुस ही ना पाए, वरना किसी भी जायज मुद्दे पर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। ये हेडलाइनें कुछ दिन में उतर जाएंगी, ये हैशटैग भूल जाएंगे, लेकिन वो छात्र जिनकी असली शिकायत थी हमेशा याद रखेंगे कि सरकार के दरवाजे पर उनके साथ क्या हुआ। और उम्मीद यही है कि अगली बार सिस्टम बेहतर सुने।